नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले कुछ महीनों का डेटा देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन मेटल सेक्टर हो या केमिकल सेक्टर हो, यहाँ पर बाहर ही नज़र आया है। और इन दोनों सेक्टर के जो भी क्वालिटी शेयर्स हैं इन्होंने साइन किया है। पिछले कुछ सालों के डेटा के हिसाब से भी केमिकल सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है और मैक्सिमम शेयर पिछले 4-5 सालों में मल्टी बैगर साबित हुए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। क्या आने वाले कुछ महीनों और सालों में भी केमिकल सेक्टर ऐसा ही रिटर्न देता रहेगा? केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाले कुछ क्वालिटी शेयर्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है। उसमें एक शेयर अल्काइल अमीन्स है, जिस पर मैंने रिसेंट में वीडियो बना रखा है। हालांकि ये शेयर ऑलरेडी 8,000 प्राइस को क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है फ्यूचर में ग्रोथ का। इसके पीछे का क्या कारण है और वो शेयर फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देने की क्यों क्षमता रखता है, ये पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में डाल रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर देखें। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला एक और शेयर टाटा केमिकल्स लिमिटेड है। हालांकि इस पर भी मैंने 3-4 महीने पहले वीडियो एक बना रखा था और तब से इसके शेयर में ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है। क्या आगे भी इस शेयर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आने वाले कुछ सालों में ये शेयर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है? ये पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में हम इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे, इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और क्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड भी अल्काइल अमीन्स और दीपक नाइट्राइट की तरह फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। शायद आप जानते हो टाटा केमिकल्स लिमिटेड टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका मेजर वर्क है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना और इसके प्लांट अक्रॉस द वर्ल्ड सिचुएटेड है, जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। टाटा केमिकल्स वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सोडा ऐश और इंडिया की लीडिंग वैक्यूम इवापोरेटेड आयोडाइज्ड साल्ट प्रोड्यूसर है और इसका साल्ट का काम करीब 36,000 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एशिया में लार्जेस्ट है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का फंडामेंटल देखने के लिए अगर इसका हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा 2010 से लेके 2020 तक का अवेलेबल है, लेकिन सेल्स आपको इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नहीं दिखेगा। पिछले 11 सालों में इसका सेल्स मात्र 9449 करोड़ से बढ़ के 10,357 करोड़ तक पहुंचा है। इस पीरियड में इसका ओपीएम का परसेंटेज भी कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग के पीरियड में आप देख सकते हैं 16%, 17%। 2014 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से तो ये गिर के 4% तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। और फाइनली मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट जो इसका आया था उसके हिसाब से इसके ओपीएम का परसेंटेज 19% निकल कर आ रहा है। ओपीएम का परसेंटेज हो या इसका सेल्स हो, कहा जा सकता है इस कंपनी ने पिछले 10-11 सालों में पुअर ही परफॉर्मेंस दिया है। इस कंपनी के सेल्स में तो कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है पिछले 11 सालों में, लेकिन नेट प्रॉफिट पार्ट को देखा जाए तो इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और पिछले 11 सालों में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि 2010 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था इसने 606 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो फाइनली मार्च 2020 में एनुअल रिपोर्ट आया था ये प्रॉफिट बढ़ के 7,006 करोड़ पहुँच जाता है। बीच के पीरियड में एक बार के लिए एक कंपनी लॉस भी बुक करती है 1,032 करोड़ का, लेकिन उसका कारण है बीच के पीरियड में इस कंपनी पर काफ़ी कर्ज बढ़ गया है। इसका ओपीएम का परसेंटेज भी डाउन देखने को मिला था, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट पर पड़ा है और एक बार के लिए इस कंपनी ने लॉस भी बुक किया है। लेकिन यहाँ से कंपनी ने इंप्रूवमेंट स्टार्ट किया है और इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है और फाइनली ये 7,000 करोड़ को क्रॉस कर जाता है। अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालें तो 2010 का पीरियड हो, 11 या 12 का पीरियड हो, यहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये 24 रुपया से लेके 32-33 रुपया के रेंज में चलता है और अर्निंग पर शेयर भी एक बार के लिए इसका नेगेटिव 40.50 होता है। लेकिन जैसे इसने अपने प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाया है, अर्निंग पर शेयर भी इसका इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये बढ़ के 274.97 तक पहुँच गया है 2020 के एनुअल रिपोर्ट तक। डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज पर नज़र डालें तो स्टार्टिंग से 20 तक ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, लेकिन लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मात्र इसने 4% का डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज दिया है। 20 के पीरियड में इसने मैक्सिमम 64% का डिविडेंड पे आउट किया है, जबकि एक बार के लिए इसने नेगेटिव 25% का डिविडेंड पे आउट किया है।
टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल परसेंटेज वाइज हम देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 0% यानी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो ये नेगेटिव 6% नजर आ रहा है, लेकिन ये वाजिब है क्योंकि पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से बिजनेसेस बहुत सारे डाउन हुए थे और उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी देखने को मिला है। अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखें इसके सेल्स में तो यहाँ पर भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी और ये निगेटिव 10% दिख रहा है। 10 साल के हिसाब से भी इस कंपनी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है और मात्र इसने 1% का ग्रोथ दिखाया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पर 3 साल में इसने निगेटिव 2% यानी लॉस बुक किया है। पिछले 1 साल में निगेटिव 41% रहा है, जबकि 5 साल का परफॉर्मेंस और 10 साल का परफॉर्मेंस इसके सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि ये 9% और 3% है। स्टॉक प्राइस CAGR पर नज़र डाला जाए तो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हो या इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट इस पर नज़र नहीं आ रहा है और पिछले 10 सालों में लगातार ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देते हुए आया है। पिछले 1 साल में तो इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 180% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 32% का, 5 साल में 34% का, जबकि 10 साल में भी इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है और ये 17% CAGR निकल कर आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका एवरेज ही नजर आ रहा है पिछले 10 सालों का, क्योंकि पिछले 1 साल में मात्र 7% रहा है, 3 साल और 5 साल में ये 13% देखने को मिल रहा है, जबकि 10 साल में ये 10% ही है। निश्चित ही हम ऐसे रिटर्न ऑन इक्विटी के परफॉर्मेंस को बिलो एवरेज मान सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से जैसा कि हमने देखा इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसका बैलेंस शीट पर अगर हम नज़र डालें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको इस कंपनी के बारे में देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट के डेटा को समझने की कोशिश किया जाए तो डेटा यहाँ पर अवेलेबल है मार्च 2010 से एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक। रिजर्व्स और बोरोइंग, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ मेजर एस्पेक्ट होता है, और अगर आप इसके रिजर्व्स को ध्यान से देखें तो इस कंपनी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और इसका रिजर्व पार्ट 4477 करोड़ मार्च 2010 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था और लगातार इसके रिजर्व्स में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और फाइनली मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट आते आते ये 12,643 करोड़ हो जाता है। और जैसा कि हमने देखा इसका सेल्स में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, मात्र 1% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर रिजर्व्स पार्ट को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने अपने लिक्विडिटी को बढ़ाया है और रिजर्व्स अपना 3 गुना ज़्यादा कर लिया है। बोरोइंग पार्ट को भी हम देखें तो स्टार्टिंग से ही इस कंपनी पर काफ़ी कर्ज देखने को मिला है और ये कर्ज 4994 करोड़ मार्च 2010 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, जो बढ़ के मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट आते आते 9090 करोड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की है और मार्च 2017 में 9090 करोड़ से कर्ज कम होकर 7072 करोड़ पहुंचा है और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट जो इसका लेटेस्ट है यहाँ पर 7514 करोड़ दिख रहा है। टाटा केमिकल्स का सेल्स और मार्केट कैप देखा जाए तो उस हिसाब से 7500 रुपया के आसपास कर्ज अभी भी ज़्यादा है, लेकिन जो इसका 2021 का एनुअल रिपोर्ट आएगा वहां पर यह आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में मैनेजमेंट ने अपने कर्ज को कम करने के लिए भरपूर प्रयास किया है और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी पाई है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर आपको डिटोरिएशन ही देखने को मिलेगा 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेके 2020 एनुअल रिपोर्ट तक, क्योंकि ये 17% और 14% के रेंज में हुआ करता था 2009 और 2010 में, लेकिन ये घट के 8% तक पहुँच गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक और आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। जून 2018 से लेके मार्च 2021 तक का जो क्वार्टर रिजल्ट दिया हुआ है, प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग 30.63% से बढ़ा के करीब 38% तक पहुँचा दिया है। किसी भी कंपनी के लिए अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है और वहाँ पर उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। FIs का भी होल्डिंग इस पीरियड में करीब 11% से बढ़ के 14% तक पहुंचा है। DIs की होल्डिंग में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 36.44% से घट के 20.77% पहुंच गया है। गवर्नमेंट की होल्डिंग स्टार्टिंग से इसमें ना के बराबर बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 22% से बढ़ के करीब 27% तक पहुँच गया है।
टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रॉस पार्ट में मात्र एक चीज निकल कर आ रही है, ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और डिविडेंड पे आउट का एवरेज परसेंटेज 18.20% है। जबकि हमने देखा इसके सेल्स हो या इसका प्रॉफिट हो बहुत ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा पार्ट आपको लंबा दिखेगा। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का निगेटिव सेल्स ग्रोथ हुआ है और ये करीब 9.65% के आसपास रहा है। पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी खराब रहा है और ये मात्र 12.63% है। इस कंपनी ने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में जो अपना प्रॉफिट दिखाया है उसमें अदर इनकम के थ्रू इसको 6,499 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और ये वो प्रॉफिट है जो बिना बिजनेस किए हुए कोई कंपनी अर्न करती है। जैसे कोई अपना स्टेक सेल करके, अपना एसेट सेल करके, स्क्रैप सेल करके, उसके थ्रू जो भी पैसा मिलता है कंपनी को वो अपने प्रॉफिट में इसको बुक करती है और इसी को हम अदर इनकम कहते हैं। ये रहा टाटा केमिकल्स का पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और क्या उसके बेसिस पर इसके शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है अच्छा या मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। टाटा केमिकल्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के लिए जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है क्योंकि ये शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स इसका दोनों ग्रीन जोन में है क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है और साथ ही ये कंपनी ज़बरदस्त डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टर्स को, इसलिए ये दोनों पार्ट आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा। एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा क्योंकि ये शेयर फिलहाल ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है। ये कंपनी फिलहाल एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाटा केमिकल्स लिमिटेड मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 20,188 करोड़ का है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कोई शेयर अगर अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है उसके बावजूद भी उसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में है, लेकिन टाटा केमिकल्स का पी रेशियो 4.75 है जो कि एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त माना जा सकता है और फ्यूचर में ये शेयर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इसके बेसिस पर ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। फोरकास्ट में जो 9 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, मात्र 44% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है और आने वाले फ्यूचर में ये शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं बात करूं क्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड के शेयर को बाई करके चलना चाहिए, मेरे हिसाब से केमिकल्स का फ्यूचर आने वाले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन टाटा केमिकल्स लिमिटेड जो केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। जैसा कि इसके सेल्स में हमने पास्ट का परफॉर्मेंस देखा कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए आने वाले टाइम में भी जो स्पेशलाइज इसका केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग है साल्ट रिलेटेड वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसको लेकर मुझे डाउट है। लेकिन पिछले दिनों इस ग्रुप के मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया था वो काफ़ी पॉजिटिव था और उनके कमेंट्री पे बिलीव किया जाए तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इस कंपनी का इस्तेमाल होने वाला है। कुछ केमिकल्स ऐसे बनने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होंगे और वहाँ पर इस कंपनी का सेल्स बढ़ने की काफ़ी संभावना बन रही है, एक नया स्कोप क्रिएट होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए ये एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है आने वाले टाइम में जब इसका सेल्स बढ़ेगा निश्चित इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और उसी हिसाब से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाए इस कंपनी के बारे में, इसका पी रेशियो काफ़ी शानदार है। इस कंपनी ने बैलेंस शीट में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है, इसके प्रोमोटर्स ने लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ाई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसका रिजर्व भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। इस कंपनी पर जो कर्ज नजर आ रहा है वहां पर भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर कुछ पार्ट इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट ग्रोथ को छोड़ दिया जाए तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं आने वाले टाइम में टाटा केमिकल्स अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर ये शेयर फ्यूचर में मल्टीबैगर नहीं भी बनता है, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले कुछ सालों में ये शेयर में 30 से 40% का स्टॉक प्राइस CAGR आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।